क्या हुआ अंकल? आज सुनकर ऐसे चौंक गए जैसे मैं मर गया हूं। मैं कल घर आ रहा हूं, सबको बता देना। ठीक है बेटा, आ जाओ, कल का लंच साथ में ही करेंगे। अगले ही सेकंड कॉल कट हो गया। इसके साथ ही अमर गाड़ी के बाहर किसी पत्थर की तरह जम गया। उसकी पूरी प्लानिंग पर ओम पानी फेर चुका था। अमर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अमर सिंह ने गाड़ी से टिककर एक गहरी सांस ली। उसने अपने व्हाइट सूट पर लगी टाई को ढीला किया और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अपने बैग को कार के अंदर रख दिया। अमर ने बैग में से ब्लैक कलर की एक गन निकाली और उसे लोड करने लगा। उसने गन को अपनी कमर में फंसाया और ड्राइवर से कहने लगा, मुकेश, गाड़ी मैं खुद ले जाऊंगा। अमर के इतना कहते ही उसका ड्राइवर तुरंत ड्राइविंग सीट से उठकर बाहर आ गया। उसके निकलते ही अमर गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकल गया। अमर के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। गाड़ी का एसी फुल था, लेकिन अमर के माथे से पसीना बहना बंद नहीं हो रहा था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद अमर ने देखा कि उससे थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक बिल्डिंग पर रॉयल कैसीनो क्लब लिखा हुआ है। वहां पहुंचते ही उसने एकदम से ब्रेक लगाया। गाड़ी रुकते ही अमर गाड़ी से उतरकर तेजी से क्लब के अंदर जाने लगा। इतनी रात को भी वो क्लब लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अमर क्लब के मेन हॉल में नाचते लोगों को चीरते हुए उस हॉल के कोने में मौजूद सीढ़ियों तक चला गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे उस क्लब के बारे में सब कुछ पता हो। अमर अपनी लाल हो चुकी आंखें लिए एक एक सीढ़ी चढ़े जा रहा। लगभग आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद अमर ने अपनी कमर में फंसी हुई गन निकाल ली। सीढ़ियां खत्म होते ही था कि उसे नोटिस करके एक आदमी दौड़ता हुआ सामने मौजूद एक बड़े से गेट की ओर जा रहा था। गेट तक पहुंचकर उस आदमी ने गेट को अनलॉक किया ही था कि तभी एक गोली चलने की आवाज आई। गोली चलते ही उस आदमी का बदन पूरा ढीला पड़ गया और उसके सिर के बीचों बीच से खून का फव्वारा छूट गया। वो किसी पुतले की तरह अंदर की ओर गिर गया। अमर सिंह के कदम अब भी नहीं रुके। गेट खुलते ही अमर ने देखा कि सामने मौजूद एक टेबल की दूसरी ओर एक आदमी को किसी ने चेयर पर बांध रखा था। बांधने के साथ ही उस आदमी के मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही किलर था जिसे उसने ओम को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उस रूम में घुसते ही अमर ने देखा कि तकरीबन 10 से 15 लोग ब्लैक कलर का सूट पहने किलर के आसपास जमीन पर पड़े थे। सभी किलर के चमचे थे। उन सभी के मुंह से कराहट बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। नीचे पड़े उन गुंडों पर एक नजर दौड़ाकर अमर ने अपनी गन दोबारा लोड की और एक एक करके उन सभी गुंडों पर गोलियों की बरसात कर दी। कुछ ही सेकंड्स में अमर ने कमरे को लाशों के ढेर में बदल दिया। कितनी शांति है ना, अब बेफिजूल की चैं मचा रखी थी। काम के वक्त मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपनी गन उन गुंडों पर खाली करने के बाद अमर ने गन और उस ब्रीफकेस को किलर के सामने टेबल पर रखा और चेयर पर बैठ गया। पैरों को टेबल पर रखते हुए जेब से उसने सिगरेट का पैकेट निकाला और जलाने लगा। किलर अपनी डरी हुई निगाहों से अमर को देख रहा था। उसकी आंखें अमर से जान की भीख मांग रही थी। मैंने तुझे कहा था ना कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुझे और तेरे 10 साल के रिकॉर्ड दोनों को तोड़ दूंगा। इतना कहते हुए अमर ने सिगरेट का एक जोरदार कश अंदर खींचा और धीरे धीरे धुएं को अपने मुंह से बाहर निकालने लगा। उसने दोबारा अपने पैर जमीन पर रखे और किलर के एकदम नजदीक आकर कहा, जाते जाते उसने तुझे कुछ कहा? किलर हामी में सिर हिलाने लगा। अमर ने उसके मुंह पर लगी टेप को एकदम से हटा दिया। किलर की चीख निकल पड़ी। उसने मुझसे कहा कि मुझे मारेगा भी वही जिसने मुझे उसे मारने के पैसे दिए हैं, इसलिए उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। किलर के इतना कहते ही अमर जोर जोर से हंसने लगा। क्या बात है, वैसे सही कहा उसने। उस किलर की शक्ल पर यह बात साफ नजर आ रही थी कि उसकी मौत सामने थी। ब्रीफकेस में टाइमर लगा हुआ एक डायनामाइट रखा हुआ था। किलर के होंठ अब तड़पती हुई मछली की तरह कांप रहे थे। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि वो इतना खतरनाक है। नहीं तो मैं और तैयारी के साथ आता। प्लीज मुझे छोड़ दो। अब से मैं तुम्हारा आदमी, अब से मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, जैसा तुम बोलोगे वैसा। किलर को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर अमर दोबारा हंसने लगा। ठीक है, मान गया। तुझे एक मौका देता हूं जिससे तू ओम को गलत साबित कर सके। मैं अभी तेरे सामने इस बम को ऑन कर दूंगा और तुझे बस अपने हाथों से इस लाल बटन को दबाकर बम को बंद करना होगा। अगर तूने ये बटन दबा दिया तो आज से तू मेरा आदमी। किलर के पसीने और आंसुओं से भरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो एक भद्दी सी हंसी हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर अमर भी जोर जोर से हंसने लगा। अमर ने बम का टाइमर शुरू कर दिया।
गिनती 2 मिनट 30 सेकंड से शुरू होकर एक एक सेकंड कम होने लगी। किलर अब इंतजार ही कर रहा था कि कब अमर उसके दोनों हाथ खोले और वो उस बम को बंद करके अपनी जान बचा ले। तभी अमर ने दोबारा उसके मुंह पर टेप लगाई और टेबल पर से अपनी गन उठा ली। अमर ने किलर के दोनों हाथ और पैरों में एक एक करके गोली मारना शुरू किया, लेकिन मुंह पर लगी टेप के कारण उसकी चीखें उसी के सीने में कैद हो गईं। उसके चारों हाथ पैर को छलनी करने के बाद अमर ने उसके हाथों और पैरों पर बंधी रस्सी खोल दी। मैंने कहा था ना, तुझे बस इस लाल बटन को दबाकर बम को बंद करना है। चल, अब मैं चलता हूं, कल मेरे ऑफिस आ जाना। इतना कहने के साथ ही अमर ने अपनी गन कमर में फंसा ली और उस क्लब से बाहर निकल गया। क्लब से बाहर निकलकर जैसे ही अमर अपनी गाड़ी में बैठा, एक जोरदार धमाके के साथ उस क्लब का फर्स्ट फ्लोर आग के हवाले हो गया। रात के 3:30 बज चुके थे। अपने व्हाइट सूट पर खून के लाल धब्बे लिए अमर सिंह सुनसान सड़क पर कार चला रहा था। उसके चेहरे पर मौजूद कश्मकश देखकर ये बात साफ मालूम पड़ रही थी, किलर को मारने पर भी उसे कोई सुकून नहीं मिला। गाड़ी चलाते हुए अमर ने पास में रखा अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो सक्सेना, मेरी बात ध्यान से सुना। जी सर, कहिए। रॉयल कैसीनो क्लब में मैंने कुछ गुंडों को मार दिया है। तू अपना पुलिस डिपार्टमेंट लेकर वहां पहुंच और वहां का पूरा कचरा साफ कर। ओके सर, डोंट वरी, मैं सबको संभाल लूंगा। फोन कट होने के बाद अमर गहरी सोच में डूब गया और बहुत ही तेज गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक बंगले के गेट के सामने जाकर रुक गई। उसके रुकते ही गेट अपने आप खुल गया और वो अपनी कार लेकर अंदर चला गया। अमर ने कार अपने शानदार से बंगले के गेट के बाहर ले जाकर खड़ी कर दी। अमर अपने आप में ही इतना खोया हुआ था कि उसे किसी बात का कोई होश नहीं था। गाड़ी से उतरकर अमर अपने बंगले के अंदर जाने लगा। बंगले का गेट खोलकर जैसे ही अमर ने अपना पहला कदम अंदर रखा, उसने देखा कि चित्रा उनके सामने खड़ी थी। चित्रा की आंखें बता रही थीं कि वो उस वक्त अमर को देखकर क्या महसूस कर रही थी। बहुत सीरियस होने के साथ ही चित्रा के चेहरे पर एक सल भी नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अपने पति को इस हालत में देखना उसके लिए बहुत आम बात थी। चित्रा की निराश निगाहों को अपने ऊपर जमा हुआ देखकर अमर एक पल के लिए वहीं रुक गया और दोबारा चलते हुए सीढ़ियों तक चला गया। उसने चित्रा को ऐसे इग्नोर किया मानो उसके सामने कोई खड़ा ही ना हो। सुबह के 3:45 बज चुके थे। उस वक्त सिवाय उन दोनों के उस पूरे बंगले में और कोई नहीं था। अमर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर अपने कमरे में जाने लगा। ऊपर पहुंचते ही अमर ने अपने कमरे का गेट खोला और जाकर बाथरूम के पास लगे बेसिन के सामने खड़ा हो गया। अमर बेसिन का नल शुरू करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर बेसिन के ठीक ऊपर लगे बड़े से मिरर पर पड़ी। मिरर में मौजूद वो आंखें अमर सिंह को घूर घूर कर देखे जा रही थी। उसने देखा कि उसके सामने सफेद सूट पहने गहरी आंखें लिए एक आदमी खड़ा था। उसके सूट पर जगह जगह खून के छींटे मौजूद थे। उस आदमी के हाथ पूरी तरह खून में सने हुए थे, जो कि अब सूख चुके थे। मिरर में मौजूद अपनी परछाई देखकर अमर ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और दोनों हाथों को देखने लगा। उसके हाथों को खून के गाढ़े धब्बों ने जकड़ लिया था। अमर ने तुरंत बेसिन का नल शुरू किया और अपने हाथ नल के नीचे लगा दिए। हाथों से टकराकर पूरा पानी लाल होता जा रहा था। अमर अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर धोने लगा। आज किसकी सांसें छीन कर आए हो अमर? अपने हाथों को धोकर अमर अपने चेहरे पर पानी मारने ही वाला था कि तभी चित्रा की आवाज ने उसे रोक दिया। मैं कुछ पूछ रही हूं, आज किसको मार कर आए हो? अमर सिंह ने दोबारा चित्रा को इग्नोर किया और अपने चेहरे पर पानी मारने लगा। अपने ही भतीजे को मार दिया ना तुमने? ओम का खून करके आए हो ना तुम? मेरे सवाल का जवाब दो। अपने चेहरे पर पानी मारते हुए अमर अचानक वहीं रुक गया और बेहद गुस्से से चलकर चित्रा के पास आ गया। बच गया वो मेरे हाथों से, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है और तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। चुपचाप जाओ और जाकर सो जाओ। चित्रा के चेहरे पर मौजूद गुस्सा अचानक आंसुओं में बदल गया और उसकी आंखें भर आईं। अमर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने ही भविष्य को आग लगा रहे हो? कहीं ये सब कुछ एक दिन तुम्हें खत्म ना कर दे। मैंने कहा ना, तुम जाकर सो जाओ। तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? कब तक अपने दिमाग में बीते हुए कल को जिंदा रखोगे अमर? बीता हुआ कल तुम्हारे आज को दीमक की तरह खाता जा रहा है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? भूल जाऊं इतनी आसानी से? तुम ये बात कैसे कह सकती हो चित्रा कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? जब मेरी मां पानी की एक बूंद के लिए तरस गई थी, इन सबका जिम्मेदार कौन है? मेरा अपना ही भाई और बाप। क्या नहीं किया मैंने? उनके पैरों को देवता की तरह पूजा है मैंने। आखिर मुझे मिला क्या? ये इतना बड़ा अंपायर, ये पूरा बिजनेस,
इसकी नींव मैंने रखी थी ना। ये सब कुछ, ये पूरा स्टार्टअप आखिर किसका था? मेरा। और आखिर में मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं। एक शाबाशी तक के लिए तरस गया था। मैं हर वक्त यही सोचता था कि कब दादा मेरे पीठ थपथपाएंगे और मुझे अपने सीने से लगा लेंगे। आखिर में मुझे क्या मिला? आखिर प्रेरणा की क्या गलती थी? उस बेचारे ने इनका क्या बिगाड़ा था? लेकिन इन लोगों ने मुझसे प्रेरणा को भी छीन लिया। उसके साथ साथ बचा हुआ अमर सिंह भी मर गया था। चित्रा, अगर इतना सब होने के बाद वाकई में मेरी लाइफ में कुछ ठीक हुआ है तो वो हो तुम। अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन चित्रा, जिंदगी को नर्क बनाने वालों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उनकी सांसें छीन लेने के बाद ही मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। अमर के इतना कहते ही चित्रा ने अपने दोनों हाथों से अमर के हाथ थाम लिए और उसकी आंखों में देखने लगी। अमर, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई हो। आखिर तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? और इस सब में ओम की क्या गलती? चित्रा के इतना कहते ही अमर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। तुम अभी नहीं समझोगी चित्रा, तुम अभी नहीं समझोगी, पर बहुत ही जल्द तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर तुम ही ये तय करना कि सही कौन था और गलत कौन। अमर ने चित्रा से इतना कहा ही था कि तभी उन्हें तेजी से एक कार की आवाज सुनाई दी। अमर और चित्रा तुरंत कार की आवाज सुनकर अपने रूम की बैल्कनी तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर के नीचे एक शानदार लैम्बोर्गिनी की एसयूवी आकर रुकी थी। उस कार के रुकते ही उसकी ड्राइविंग सीट का गेट खुला और एक लड़का हाथ में शराब की बोतल लिए कार से बाहर निकला। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। ध्रुव इतना नशे में था कि उसके लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाहर निकलते ही कार के बचे हुए दरवाजे खुले और उनमें से कुछ लड़कियां निकलकर बाहर आईं। वो सभी लड़कियां भी नशे में उतनी ही मदहोश थीं जितना कि ध्रुव। उन सभी लड़कियों ने बेहद छोटे और रिवीलिंग कपड़े पहने थे। ध्रुव उन सभी लड़कियों के पास गया और उन्हें हर जगह से छूने लगा। वो किसी को कमर से पकड़ रहा था तो किसी को शोल्डर से। वो सभी आपस में बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी अचानक ध्रुव उन तीनों लड़कियों में से उस लड़की के पास गया जो बीचों बीच खड़ी थी। गोरा रंग, गुलाबी होंठ और गहरी आंखें लिए वो लड़की ध्रुव की ओर बहुत ही सेडक्टिव नजरों से देख रही थी। ब्लैक कलर का मिनी टॉप और छोटी सी स्कर्ट पहने वो लड़की वहां मौजूद सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा हॉट लग रही थी। उस लड़की के पास पहुंचते ही ध्रुव ने अपनी उंगलियां उसके बालों में उतार दी और उसके गले पर बेतहाशा चूमने लगा। ध्रुव उसके बदन को इस तरह किस कर रहा था मानो वो दोनों अपने प्राइवेट स्पेस में हो। तभी अचानक उस लड़की की नजर बैल्कनी में खड़े अमर सिंह और चित्रा पर पड़ी। ध्रुव के पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने देखकर वो लड़की अचानक बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसने एक झटके के साथ ध्रुव को अपने से अलग कर लिया। उस लड़की से अलग होते ही ध्रुव की नजरें भी अपने सिर के ठीक ऊपर मौजूद बैल्कनी पर पड़ी जहां उसके माँ बाप खड़े उसकी घिनौनी हरकतों को देख रहे थे। अमर और चित्रा को देखकर मानो ध्रुव का सारा नशा उतर गया। उसकी आंखें शर्म से लाल हो गईं। वो सर झुकाता हुआ अपने साथ मौजूद लड़कियों को लेकर घर के अंदर चला गया। अपनी इस बिगड़ी हुई औलाद को यह बात समझा दो कि अब उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सारी हरकतें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, खासकर इस तरह से सरेआम तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहने के साथ ही अमर सिंह चित्रा को बैल्कनी में छोड़कर दोबारा अपने रूम में चला गया। और हाँ, कल ओम घर आ रहा है, लंच हमारे साथ में करेगा। वहां पहुंचने के बाद ठीक वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। मेरे किसी भी बात को टालने की जरा भी कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे वहां पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ओम ने अपनी पास वाली सीट पर मौजूद काव्या से कहा, ओम, ये सब जो भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। तुमने मुझे खरीद नहीं लिया है जो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे रहूंगी। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा बकवास मैं सहन नहीं करूंगी। अच्छा, हम दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को भूल गए क्या? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम पर मेरा पूरा पूरा हक है। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो अभी के अभी उतर जाओ मेरी गाड़ी से। ओम के इतना कहते ही काव्या अपने आप में सहम गई। वो ओम को बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उस सिचुएशन में उसके पास ओम की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ओम काव्या का साथ तो दे रहा था लेकिन काव्या को उसके ऐसे बिहेवियर से बहुत नफरत थी। उसे हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा था मानो ओम उसे किसी पपेट की तरह यूज कर रहा है। उसकी जिंदगी में सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। कुछ ही देर में ओम की शानदार रोल्स रॉयस एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। वो बंगला अमर सिंह शेखावत का घर था। कार रुकते ही ड्राइवर तुरंत कार से निकलकर बाहर आया और ओम के साइड का गेट खोल दिया। गेट खुलते ही ओम गाड़ी के बाहर निकल आया। नेवी ब्लू कलर का सूट पहने ओम किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था।
गाड़ी से उतरते ही ओम गाड़ी के दूसरी ओर गया और काव्या के लिए कार का गेट खोल दिया। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग। अभी कुछ देर पहले तो मुझे गाड़ी से उतारना था और अब यहाँ आकर मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। इससे बड़ा एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। मन ही मन बड़बड़ाते हुए काव्या कार से बाहर निकल आई और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपकाते हुए ओम की ओर देखने लगी। तभी ओम की नजरें बंगले के गेट पर पड़ी, जहां दो आंखें ओम और काव्या को घूरे जा रही थीं। ओम ने देखा कि ध्रुव गेट पर खड़ा होकर उसे और काव्या को घूरे जा रहा था। ध्रुव को देखते ही ओम ने बड़े ही प्यार से काव्या का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए बंगले के गेट तक ले आया। काव्या को ओम के साथ इस तरह देखकर ध्रुव की आंखें लाल हो गईं। ओम के साथ काव्या की वो नजदीकियां ध्रुव को बहुत खटक रही थी। उसे ये बात बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी कि कल तक जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो आज उसी के बाप के दुश्मन के हाथों में हाथ डाले घूम रही थी। इसके पहले कि ध्रुव कुछ कहता, किसी ने उसके कंधे पर बहुत जोर से अपना हाथ रखा। अरे ध्रुव, तुम्हारा भाई तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा है और तुम उसका स्वागत करने की जगह खड़े खड़े मुंह देख रहे हो। ओम, मेरे बच्चे। ओम को एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए अमर सिंह चलकर उसके पास आ गया। अमर के नजदीक आते ही ओम और काव्या अमर के पैर छूने लगे। पैर छूने के तुरंत बाद ही ओम ने अमर को कस के गले लगा लिया। अंकल, आपको पता है मैं आपसे मिलने के लिए कितना तरस रहा था। आज सुबह से मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगा। दिमाग में हर वक्त बस एक ही चीज चल रही थी कि अपने घर जाना है, अपने परिवार के पास। ओम की बात सुनकर अमर के चेहरे पर सल आ गए, जिसे वो चाहकर भी छुपा नहीं पाया। अरे बेटा, अगर तुम नहीं आते तो मैं वैसे भी तुम्हें बुलाने ही वाला था। आखिर इतने वक्त के बाद तुम मेरे साथ आए हो। अब मैं तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दे सकता ना। पता नहीं कहां छुपे बैठे थे अभी तक। अपने आसपास मौजूद लोगों को इग्नोर करके ओम और अमर की आंखें सिर्फ एक दूसरे को घूरे जा रही थी। तभी ओम ने उन दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ने का फैसला किया। अंकल, अब सारा प्यार यहीं दरवाजे पर ही बताएंगे क्या? मेरे ख्याल से गरम गरम खाना और आंटी दोनों मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओम के इतना कहते ही अमर ने एक फीकी सी मुस्कान दी और वो चारों घर के अंदर आ गए। उस आलीशान बंगले में घुसते ही ओम की नजर सामने टेबल पर मौजूद 3 तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों पर नजर पड़ते ही मानो ओम के लिए वो पल वहीं का वहीं ठहर गया। अपनी ठंडी आंखें लिए ओम धीरे धीरे उन तस्वीरों की तरफ बढ़ने लगा। उन तीनों तस्वीरों पर मालाएं चढ़ी हुई थीं। उनमें से 2 तस्वीर एक औरत और एक आदमी की थीं। वहीं तीसरी तस्वीर एक छोटे बच्चे की। ओम एक टूक उन तीनों तस्वीरों को देखता रहा। उसके बाद उसने अचानक से अपने हाथ में बच्चे की तस्वीर उठा ली और उस पर लगी माला को एक झटके में तोड़ दिया। अंकल, ये क्या? अब आपने अभी तक मेरी तस्वीर पर से माला नहीं हटाई? ओह कम ऑन, मुझे पता है आपके लिए इस बात पर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा कि मैं जिंदा हूँ। आपका ओम वापस आ गया है। ओ माय डियर, तुम्हें पता है मैंने अभी तक तुम्हारी तस्वीर से हार क्यों नहीं हटाया था? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद आकर अपने फोटो पर से उस माला को हटाओ। तुम्हें पता है ओम, जब भी मैं भैया भाभी और तुम्हारी तस्वीर देखता था तो यही सोचता था कि काश तुम में से कोई एक भी अगर मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। और देखो, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। खैर, ये सब बातें छोड़ो, आओ जल्दी से आओ, तुम्हारी आंटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अमर के इतना कहते ही वो चारों बंगले के मेन हॉल को क्रॉस करते हुए डाइनिंग एरिया में जाने लगे। डाइनिंग तक जाते हुए ओम उस आलीशान बंगले की एक एक चीज को बारीकी से नोटिस कर रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो सभी डाइनिंग एरिया में पहुंचे। वहां पहुंचते ही ओम की नजर अपने सामने खड़ी अपनी आंटी पर पड़ी। ओम बिना कुछ कहे अपनी आंटी के पैर छूने के लिए नीचे झुक गया। इसके पहले कि वो पैर छूता, चित्रा ने तुरंत ओम को अपने गले से लगा लिया। ओम को देखकर चित्रा के चेहरे पर उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे भाई साहब खुद मेरी आंखों के सामने खड़े हो। वैसा ही चेहरा, उतना ही कद, हूबहू उन्हीं की तरह दिखते हो। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी। चित्रा ओम को देखकर बहुत ही इमोशनल हो गई। वो अपने आंसुओं को संभाल नहीं पा रही थी। तभी चित्रा ने बात का रुख बदल दिया। चलो, बहुत हो चुकी बातें, खाने को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चलो जल्दी से बैठो। सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास आ गए। वहां पहुंचते ही काव्या चेयर निकालकर बैठने ही वाली थी कि तभी अचानक ओम उसके आगे आ गया और एक चेयर खींचते हुए काव्या को बैठने का इशारा किया। ओम के इस तरह प्यार जताने से काव्या बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन उसके पास मुस्कुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहीं टेबल की दूसरी ओर ध्रुव वहां हो रहे पूरे तमाशे को देख रहा था। एक पल के लिए उसका मन तो किया कि वो अपने सामने रखी प्लेट को उठाकर ओम के सिर पर दे मारे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और चुपचाप चेयर पर बैठ गया। सभी के बैठते ही खाना सर्व किया गया। ओम अपना खाना शुरू करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने लगी टीवी पर पड़ी।
ब्रेकिंग न्यूज, 10 साल से वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन सूर्यकांत और सूर्या ने की आत्महत्या। रॉयल कैसीनो क्लब में खुद को बम से उड़ाया। आधी रात को हुए उस धमाके से पूरे इलाके में मची हलचल। अरे कमाल है ना अंकल, आजकल इतने बड़े बड़े डॉन भी आत्महत्या करने लगे हैं। अमर को समझ नहीं आया कि वो ओम की बात का क्या जवाब दे। इसके पहले कि वो कुछ कहता, ओम ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। अटेंशन एवरीवन, मेरे पास एक खुशखबरी है जिसे मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने यूरोप की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ 8,000 करोड़ की डील साइन की है और इस डील के सिलसिले में मैं कल यूरोप जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे होने वाली बीवी काव्या भी यूरोप जा रही है। ओम की बात सुनकर काव्या का निवाला वहीं का वहीं रुक गया। काव्या गुस्से भरी नजरों से ओम को घूरे जा रही थी। आखिर वो कैसे उसकी जिंदगी के फैसले बिना उससे पूछे लिए जा रहा था। इसके पहले कि काव्या कुछ कहती, एक सर्वेंट अपने हाथों में फोन लिए दौड़कर अमर सिंह के पास आया। सर, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। सर्वेंट के इतना कहते ही अमर ने तुरंत उसके हाथ से फोन छीनकर अपने कान पर लगाया। हेलो, व्हाट? आखिर ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सर, उस प्रॉपर्टी पर हमारी कंपनी बहुत लंबे टाइम से नजर लगाए बैठी थी। हमने यूरोप की उस डील के लिए उन्हें 7,000 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने वो डील V&S ग्रुप के साथ कैसे साइन कर ली। V&S ग्रुप ने पूरे 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा लिए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया। अमर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ ओम की ओर देखते हुए फोन पर ये सारी बातें सुन रहा था। ओम अमर के हाथ से एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट डील छीन चुका था। बात खत्म होते ही अमर ने कॉल कट कर दिया। अपनी कंपनी को हुए इतने बड़े नुकसान से अमर सिंह पूरी तरह हिल चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ओम उसे बिजनेस में इस तरह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। कॉल कट होते ही इसके पहले कि अमर कुछ कहता, ओम ने अपनी बात को पूरा किया। अंकल, मैं बस यही कह रहा था कि आई एम रियली सॉरी। यूरोप की जिस कंपनी के साथ मैंने 8,000 करोड़ की डील साइन की है ना, वो दरअसल पहले आपके साथ डील करने वाले थे। मैंने देखा कि उस कंपनी में हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें और भी प्रीमियम सर्विसेज के साथ एक नई डील ऑफर की और वो बड़ी आसानी से मान गए। आपके कस्टमर भी ना बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। खैर, वैसे भी कोई बात नहीं, डील आपके साथ साइन हो या मेरे साथ, बात तो एक ही है। पैसा तो आखिर एक ही घर में आना है ना? अमर को ओम ने बातों के एक ऐसे चक्रव्यूह में घेर लिया था कि वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता था। अमर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ओम उसे हर वक्त एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता था जहां उसके पास मुस्कुराकर बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। हाँ बेटा, सही बात है। अमर ने बड़ी ही फीकी आवाज में कहा। ओम और अमर के बीच हुई उस बातचीत के बाद खाना खाते वक्त किसी ने कोई आवाज नहीं की। खाना खत्म करने के साथ ही ओम ने दोबारा डाइनिंग हॉल में पसरे उस सन्नाटे को तोड़ा। ओह काव्या, आओ मैं तुम्हें हमारा नया घर दिखाता हूँ। यूरोप से आने के बाद मैं तुम्हें यहीं लेकर आऊंगा। इतने लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं दोबारा अपने ही घर वापस आना चाहता हूँ। क्यों आंटी, सही कहा ना मैंने? उस कमरे में मौजूद माहौल को देखकर चित्रा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वहां खड़े सभी लोगों की शक्ल देखने लायक थी। ओम की बात के जवाब में चित्रा ने एक फीकी सी मुस्कान देते हुए हामी में सिर हिला दिया। और हाँ आंटी, एक बात और, अब मुझसे मेरी काव्या के बिना नहीं रहा जाता। मैं अब काव्या को अपने से अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं काव्या को भी अपने साथ लेकर आऊंगा। अपनी बात खत्म करते ही ओम काव्या के एकदम नजदीक चला गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। ओम के साथ रहने की बात सुनकर काव्या की सांस वहीं की वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर ढेर सारे सवाल नजर आ रहे थे जिसे सिर्फ ओम देख पा रहा था। आखिर क्यों ओम एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहा था जो काव्या के लिए परेशानी बन रहे थे। काव्या के मन में उस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर उसका इन सब से क्या लेना देना। वो क्यों अपने साथ साथ उसको भी अपने परिवार का हिस्सा बनाने में लगा हुआ था। अपने मन में चल रहे इतने सारे सवालों के बीच काव्या कुछ पल के लिए सुन्न हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो ओम की उस बात का क्या जवाब दे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव ओम की ये बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसका दिल तो किया कि वो पूरी ताकत से चिल्लाए और ओम और काव्या को उस घर से निकाल कर बाहर फेंक दे। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। जो काव्या कल तक उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, आज वो किसी और के साथ उसी के घर में रहने आ रही थी। अपने ही भाई के साथ काव्या को देखकर ध्रुव बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो काव्या उसे धोखा दे रही हो। ध्रुव उसे पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप के नाम पर सिर्फ धोखा देता आ रहा था। उसके लिए काव्या सिर्फ एक टाइम पास के सिवाय और कुछ नहीं थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों काव्या को इस तरह अपने ही भाई के साथ देखकर ध्रुव बहुत ही इरिटेटेड महसूस कर रहा था। ओम के घर में आने के इस फैसले को सुनकर अमर सिंह के कदम वहीं के वहीं जम गए। उसका इस घर में लौट आना अमर सिंह की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता था। ओम के उस घर में आते ही अमर के लिए उसी का घर किसी जेल की तरह हो जाएगा। ओम के घर आने की खबर से वहां हर किसी की आंखें बेचैनी से भर गईं।
ध्रुव, अपने भैया और होने वाली भाभी को उनका नया घर नहीं दिखाओगे? ओम ने अपनी तीखी नजरों से देखते हुए ध्रुव को कहा। ध्रुव का गुस्सा अब आंखों से निकलकर उसके चेहरे पर उतर चुका था। ओम के एक एक शब्द का मतलब उसे बहुत साफ तौर पर समझ आ रहा था। आखिरकार वही हुआ जो ओम चाहता था। अपने शब्दों से उसने ध्रुव को गुस्से से भर दिया था। ओम यही चाहता था कि ध्रुव गुस्से में आकर कुछ ऐसा कहे जिससे कि वो अपनी अगली चाल खेल। अमर सिंह ओम की पूरी चाल को बहुत अच्छे से भांप चुका था। इसके पहले कि ध्रुव कुछ कहता, अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव बेटा, जाओ और जाकर इन्हें घर दिखा दो। अमर के इतना कहते ही ध्रुव ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और शांत होने की कोशिश करने लगा। ओम ने काव्या की बाहों में बाहें डाल दी और उस पूरे बंगले को देखने के लिए तैयार हो गया। ध्रुव आगे आगे चलकर दोनों को पूरा मेंशन घुमा रहा था। डाइनिंग एरिया से निकलने के बाद ध्रुव उन्हें बंगले के मेन हॉल में ले आया। बंगले का वो पूरा बड़ा सा हॉल बहुत ही महंगे एंटीक और लग्जरी चीजों से भरा हुआ था। मेन हॉल से निकलने के बाद ध्रुव उन दोनों को बेडरूम की ओर ले गया। इसके पहले कि ध्रुव उन दोनों को कुछ और दिखाता, ओम ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, इस पूरे मेंशन का सबसे लग्जरी बेडरूम कौन सा है? ओम के इतना कहते ही ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे की ओर चलने लगा। कुछ ही कदम चलने के बाद वो तीनों जाकर एक शानदार रूम के गेट के साथ रुके। वहां पहुंचते ही ध्रुव ने उस रूम के गेट को एक झटके के साथ खोला और अंदर चला गया। ध्रुव के अंदर जाते ही काव्या और ओम भी उस रूम के अंदर चले गए। वो रूम दूसरे रूम्स के मुकाबले काफी बड़ा और यूनिक था, तो पूरा रूम बहुत ही लग्जूरियस नजर आ रहा था। अंदर पहुंचने के बाद ओम ने उस पूरे कमरे पर एक नजर दौड़ाई और काव्या की कमर पर हाथ रखकर उसे कस कर पकड़ लिया। ओम की उंगलियों को अपनी कमर पर महसूस करके काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं क्यों ओम के छूते ही काव्या के मन में एक अजब सी हलचल मचने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका मन अब अपने पर से काबू खोता जा रहा था। ना चाहते हुए भी ओम के उस हाथ को अपनी कमर पर से हटाने का ख्याल एक बार भी काव्या के दिमाग में नहीं आया। ध्रुव वहां खड़ा ओम और काव्या को घूरे जा रहा था। काव्या, ये होगा हम दोनों का बेडरूम। कैसा लगा तुम्हें? इस कमरे में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस तुम और मैं। आई लव यू सो मच काव्या। इतना कहने के साथ ही अचानक ओम ने अपने एक हाथ से काव्या के चेहरे को पकड़ा और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। ओम के किस करते ही काव्या की धड़कनें वहीं की वहीं रुक गईं। चाहकर भी काव्या कुछ नहीं कर पाई। अचानक से उसका बदन ढीला पड़ गया। काव्या ओम की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। ओम के किस करते ही काव्या पूरी तरह से मदहोश हो गई। एक ही पल में उसके मन में चल रही सारी उथल पुथल पूरी तरह से शांत हो गई। उसके सवाल अपने आप किसी तितली की तरह हवा में उड़ गए। कुछ ही सेकंड्स में दोबारा काव्या को होश आया और उसने तुरंत अपने आप को ओम से अलग कर लिया। अगले ही पल उसे ओम से अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। आखिर ओम बिना उसकी मर्जी के उसे इस तरह किस कैसे कर सकता था, वो भी ध्रुव के सामने। काव्या अचानक से बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी काव्या नहीं चाहती थी कि वो बाद में उसके लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी करे। ओम के साथ चल रहे उस नाटक में वो अपनी भूमिका बराबर निभाना चाहती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी अपने मन पर पत्थर रखकर काव्या ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, I love you too, ओम। वहीं ध्रुव अब अपनी आंखों के सामने चल रही उन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बहुत ही गुस्से से दंदनाता हुआ उस रूम से बाहर निकल गया। तुमसे बड़ा बेशरम और गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मुझे किस करने की? अब चुप क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। अमर सिंह के घर से निकलते ही काव्या ने ओम पर सवालों की बरसात कर दी। ओम के किस करने के बाद काव्या ने अपने आप में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया जिसे वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो चाहकर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो किस वाकई में उसके लिए बहुत एंजॉयबल थी। वो इस वक्त ओम के साथ साथ अपने आप के भी पूरी तरह खिलाफ थी। जब मर्जी पड़ती है मुझे छूते हो, मुझे किस करने लगते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आइंदा मुझे इस तरह किसी के भी सामने छूने या कोई भी बेहुदा हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या के पास वाली सीट पर मौजूद ओम उसकी बात को ऐसे इग्नोर कर रहा था मानो काव्या वहां पर मौजूद ही ना हो। ओम खिड़की के बाहर देखता हुआ किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में किसी चीज को लेकर प्लानिंग चल रही थी। अपने आप को इस तरह इग्नोर होता हुआ देखकर काव्या को और भी गुस्सा आने लगा। ओम, आई एम टॉकिंग टू यू। ये क्या तरीका है? मैं यहाँ कुछ कह रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। पहली बात तो ये कि मेरा सर खाना बंद करो तुम। और मैंने तुम्हें कहा है ना कि आई हैव फुल राइट ऑन यू। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुम मुझे मना नहीं कर सकती। उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड के सामने मैंने तुम्हें किस दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे जेलस फील करवाना चाहिए? हाँ,
मैं भी यही सब चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊं। आई हैव सम डिग्निटी। मैं इन दोनों बाप बेटों को इस कदर तड़पाऊंगा ना कि मेरे बारे में सोचकर भी इन्हें डर के मारे घुटन होने लगेगी। मेरा नाम सुनते ही इन दोनों के पैर कांपने लगेंगे। मैं इन दोनों को इस कदर बर्बाद कर दूंगा कि इनके पास सिवाय सांसों की और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और ये सब करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, समझी तुम? कल हम यूरोप के लिए निकल रहे हैं। आज ही तुम अपनी सारी पैकिंग कर लेना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यूरोप का नाम सुनते ही काव्या में एक अजीब किस्म की हिचकिचाहट आ गई। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? अब यूरोप जाने में क्या परेशानी है? काव्या के मना करते ही ओम ने तुरंत सवाल किया। कहा ना नहीं जा सकती, बस है कोई रीजन। काव्या की इस तरह की बचकानी हरकत को देखकर ओम को उस पर गुस्सा आने लगा था। काव्या, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। बताओ मुझे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो दरअसल प्रॉब्लम ये है कि मैंने कल ही अपने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और मेरे पास यूरोप जाने के लिए अब कोई भी ढंग के कपड़े नहीं बचे। काव्या ने बहुत ही हिचकिचाते हुए कहा। ओम को ये बात कहते हुए काव्या को बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा था। इतने बड़े बाप की बेटी होने के बाद भी कपड़े नहीं बचे थे। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ड्राइवर, गाड़ी सेंट्रल मॉल की ओर ले लो। काव्या की बात सुनते ही ओम ने ड्राइवर से कहा, अरे ये तो मुझे शॉपिंग करने के लिए ले जा रहा है। पर ठीक ही है, इतना ये मेरे लिए तो कर ही सकता है। वैसे भी जो सब कुछ ये मेरे साथ कर रहा है उसके हिसाब से तो ये खर्चा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छा मौका है इसकी अकल ठिकाने लगाने का। ऐसी शॉपिंग करूंगी कि हमेशा याद रखेगा। अब तुम देखो ओम शेखावत, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए काव्या दबे होठों से मुस्कुराने लगी। इसका दिमाग खराब है, अकेली बड़बड़ाती है, अकेली मुस्कुराने लगती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि एक पागल से मेरा पाला पड़ गया है। काव्या को इस तरह बिहेव करता देखकर ओम ने खुद से कहा। जाने अनजाने में ओम अब काव्या की ओर अट्रैक्शन फील कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें जाकर काव्या पर टिक जाती थी, फिर चाहे वो उससे कितना भी बचने की कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन उस वक्त ओम का ध्यान ना काव्या पर था, ना ही उन दोनों के रिश्ते पर। वो उस वक्त सिवाय अपने मकसद के और कुछ नहीं सोच रहा था। कुछ ही देर में ओम की रॉयल्स रॉयस एक शानदार से मॉल के सामने जाकर रुकी। वहां पहुंचते ही ओम और काव्या गाड़ी से उतरे और मॉल के अंदर उस मॉल में हर वो ब्रांड मौजूद था जो दुनिया के सबसे लग्जूरियस ब्रांड्स में से हुआ करते थे। मॉल में घुसने के साथ ही काव्या ने एक नजर पूरे मॉल पर दौड़ाई और मुस्कुराने लगी। देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जो भी लेना हो जल्दी ले लेना। मैं तुम्हें 1 घंटे में यहीं पर मिलूंगा। यही मिलूंगा मतलब? तुम इस तरह बचकर नहीं जा सकते। देखो मैं बिना ओपिनियन के कपड़े नहीं खरीद सकती, इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं कम से कम टाइम में शॉपिंग कर लूं तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसीलिए चुपचाप मेरे साथ अंदर आ जाओ। अजीब मुसीबत है, अब यही सब करना रह गया था मेरे लिए। अरे चलो। ओम को मजबूरी में काव्या के साथ मॉल के अंदर जाना पड़ा। अंदर पहुंचते ही काव्या कपड़ों के सेक्शन में ड्रेसेस पसंद करने लगी। कुछ ही देर में काव्या ने 3 से 4 ड्रेस सिलेक्ट की और उन्हें एक बकेट में डाल लिया। काव्या जानबूझकर ऐसे कपड़े पसंद कर रही थी जिनका प्राइस सबसे ज्यादा था। वो बस ओम का पैसा खर्च करवाना चाहती थी। मैं कुछ ड्रेसेस ट्राई करने जा रही हूँ, अभी चेंज करके आती हूँ, तुम यही रुकना। इतना कहने के साथ ही काव्या चेंजिंग रूम में चली गई और ओम बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक वेट करने के बाद काव्या चेंजिंग रूम से निकलकर बाहर आई। कैसी लग रही है? ओम ने देखा कि काव्या उसके सामने लाइट पिंक कलर का 1 स्लीव लॉन्ग गाउन पहनकर खड़ी थी। उस गोल्डन एम्ब्रॉयडरी किए हुए गाउन में काव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस गाउन में काव्या को देखने के बाद ओम चाहकर भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। तुम किसी सर्कस में जा रही हो? नहीं ना? तो फिर ये जोकरों की ड्रेस क्यों पहनी है तुमने? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो अभी 5 मिनट में तुम्हारी शादी है। जाओ और जाके कुछ और ट्राई करो, और हाँ, ट्राई टू पिक समथिंग कैजुअल। ओम के इतना कहते ही काव्या का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप चेंजिंग रूम में अपना ड्रेस चेंज करने चली गई। उसके बाद काव्या ने 2 से 3 ड्रेसेस और ट्राई की, लेकिन ओम को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। ओम को कुछ ड्रेस अच्छे भी लगे, लेकिन वो फिर भी काव्या को जानबूझकर परेशान करने में लगा था। ये चौथी बार था कि काव्या चेंजिंग रूम में ड्रेस का ट्रायल लेने जा रही थी। काव्या के अंदर जाते ही ओम पूरे मॉल में अपनी नजर दौड़ाने लगा। वो अब शॉपिंग करने से बुरी तरह बोर हो चुका था। ओम। अपना नाम सुनते ही ओम तुरंत पीछे की ओर घूमा। घूमते ही उसने देखा कि काव्या एक ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर 3/4 वन पीस पहने उसके सामने खड़ी थी। ऑफ शोल्डर होने के साथ ही उस वन पीस का नेक इतना डीप था कि उसमें काव्या का क्लीवेज साफ नजर आ रहा था। साथ ही स्किनी होने के कारण वो ड्रेस काव्या के परफेक्ट फिगर पर बहुत सूट कर रहा था। काव्या उस ड्रेस में बहुत ही अट्रैक्टिव और हॉट लग रही थी। उसे देखते ही ओम की धड़कन अचानक से तेजी से दौड़ने लगी। उसकी आंखें काव्या पर ऐसे जम गईं मानो वो काव्या को पहली बार देख रहा हो। ओम कहाँ खो गए? ये भी अच्छी नहीं लगी।
इस बार ओम के पास उस ड्रेस में खराबी निकालने का कोई कारण नहीं था। वो चाहकर भी काव्या को कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दे पाया। ये अच्छी लग रही है, तुम इसे ले सकती हो। ओम का अप्रूवल मिलते ही काव्या ने एक राहत की सांस ली और दोबारा चेंजिंग रूम में उस ड्रेस को निकालने के लिए चली गई। काव्या को चेंजिंग रूम में गए 5 मिनट ही हुए थे कि तभी ओम को चेंजिंग रूम से आवाज आने लगी। ओम कम हियर। ओम क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वो आवाज काव्या की थी। उसकी आवाज सुनते ही ओम तुरंत तेजी से चलता हुआ ड्रेसिंग रूम के पास चला गया। ओम आर यू देयर? हाउ, क्या हुआ है? ओम आई नीड योर हेल्प। इस ड्रेस की चेन निकालते वक्त पूरी तरह फंस चुकी है। क्या तुम प्लीज किसी फीमेल सर्वेंट को मेरे पास भेज दोगे? काव्या के इतना कहते ही ओम ने अपने आसपास सभी जगह नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी फीमेल सर्वेंट नजर नहीं आई। यहाँ पर कोई नहीं है, तुम खुद से ही निकालने की कोशिश करो। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये ड्रेस नहीं निकल रही है। कैन यू प्लीज हेल्प मी? तुम अंदर आ सकते हो प्लीज, मना मत करना प्लीज, मुझे घुटन हो रही है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे छू सकता हूँ? मैं तो बहुत ही नीच और गिरा हुआ इंसान हूँ ना। तुमने तो मेरे जैसा गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा। हाँ? ओम अब काव्या को टीज करने के पूरे मूड में था। एक ओर काव्या अपने टाइट ड्रेस की जिप खोलने की कश्मकश में लगी थी, वहीं दूसरी ओर ओम उसे अच्छा खासा तंग करने का मन बना चुका था। देखो ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे वैसे भी छोटे स्पेस से डर लगता है और घबराहट होती है, इसलिए बकवास करना बंद करो और चुपचाप अंदर आकर मेरी हेल्प करो। आइंदा मुझे किसी भी तरह से छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, यही कहा था ना तुमने। बस निकल गई सारी अकड़, या अभी और भी कुछ कहना बाकी है? जाओ, मैं नहीं आता, तुमसे जो हो कर लो। ओम अपने प्लान में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो रहा था। जितना ज्यादा वो काव्या को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, काव्या उतना ही ज्यादा चिढ़ती जा रही थी। इनफ इज इनफ ओम, अब अपना बेहुदा मजाक बंद करो और अंदर आकर मेरी हेल्प करो। जब तक मुझे कोई सॉरी नहीं बोल देता ना, तब तक मैं अपना एक कदम भी यहाँ से हिलाने वाला नहीं हूँ। काव्या गुस्से से लाल हो चुकी थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसके पास ओम के आगे हार मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसका वाकई में दम घुट रहा था। ओके आई एम सॉरी। हो गया तुम्हारा ईगो सेटिस्फाइड? पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक? नाउ प्लीज अंदर आकर मेरी हेल्प करो। काव्या के इतना कहते ही ओम चेंजिंग रूम के अंदर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि काव्या अपने चेंजिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी ओम को गुस्से से घूर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों काव्या के सामने जाते ही ओम को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो अपनी उस फीलिंग को पहचान नहीं पा रहा था। ओम की नजरें काव्या पर टिक गई। तभी काव्या ओम को घूरते हुए अपने बिखरे हुए बालों को पीछे की ओर समेटने लगी। गहरे काजल से घिरी काव्या की बड़ी बड़ी आंखें बेहद अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ओम को अपने नजदीक बुला रही है। अपने बालों को दोनों हाथों से अपने सिर पर समेटकर काव्या पीछे की ओर घूम गई। उसके घूमते ही ओम को अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो थी काव्या की बैक। उसकी नेक पूरी तरह से ओपन थी, वहीं उसकी ड्रेस की आधी जिप खुली होने के कारण काव्या की बैक साफ साफ नजर आ रही। उसके पास अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चेंजिंग रूम के अंदर जाते ही ओम ने देखा कि काव्या अपने चेंजिंग रूम का गेट खोले उसके सामने खड़ी थी। ओम को देखते ही काव्या ने अपने खुले हुए बालों को अपने हाथों में समेटा और पीछे की ओर घूम गई। उसकी ड्रेस के बैक पर लगी चेन थोड़ी सी खुलने के बाद अटक गई थी। ओम तुरंत काव्या के पास उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। ओम ने काव्या की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी अचानक काव्या के हाथों से उसके बाल छूट गए और उसके लंबे घने बालों ने उसके पूरे बैक को घेर लिया। बालों के सामने आते ही ओम ने अपने एक हाथ से काव्या के बालों को एक तरफ से पकड़ा और उन्हें अपने हाथों से आगे की ओर करने लगा। ओम की उंगलियां काव्या के खुले नेक पर मूव कर रही थी। उसकी उंगलियां टच होते ही काव्या की आंखें अपने आप बंद हो गई। ओम के एक टच ने ही मानो उसे पागल सा कर दिया था। काव्या को अपने पूरे बदन पर गूज़बम्प्स महसूस होने लगे और उसकी धड़कन अचानक से तेज हो गई। बालों को आगे करने के साथ ही ओम अब काव्या की नेक को साफ साफ देख पा रहा था। ओम भी काव्या के इतना नजदीक आकर अपने आप में एक मदहोशी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो काव्या उसे अपने आगोश में ले रही हो। तभी ओम ने उसकी नेक पर से अपना ध्यान हटाते हुए काव्या की ड्रेस में लगी जिप को खोलने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी वो जिप खुलने का नाम नहीं ले रही थी। ओम का एक हाथ काव्या की बैक पर था तो दूसरा जिप पर। ऐसा लग रहा था मानो वो जिप किसी चीज में अटक गई हो, लेकिन ओम ने भी हार नहीं मानी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जिप को नीचे की ओर खींचने लगा। तभी अचानक एक झटके में वो जिप आखिर तक खुल गई। काव्या की ड्रेस में मौजूद वो जिप काव्या की लोअर बैक तक आ रही थी। जिप खुलते ही काव्या का पूरा बैक ओम को साफ साफ नजर आ रहा था।
काव्या को इस तरह देखकर मानो ओम पर उसका नशा सा चढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी ओम सिड्यूस होने लगा था। एक वक्त पर तो ओम को ऐसा लगने लगा मानो वो अपने होठों को काव्या के बैक पर रख दे और उसे बेतहाशा चूमने लगे। वहीं काव्या भी ओम की नजदीकियों से बेखबर नहीं थी। ओम को इस तरह अपने पास पाकर काव्या के अरमान भी अंगड़ाइयां लेने लगे थे। ओम उस वक्त अगर काव्या के बैक पर अपने होठों को रख भी देता तो शायद काव्या उसे मना नहीं कर पाती। काव्या को एक नजर भर देखने के बाद ओम की नजर सामने लगे बड़े से मिरर पर पड़ी। उसने देखा कि काव्या अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी है। तभी ओम ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। ओम ने दोबारा काव्या के बालों को पकड़कर पीछे की ओर किया और चेंजिंग रूम से बाहर निकल गया। ओम के बाहर निकलते ही काव्या बहुत ही नर्वस महसूस करने लगी थी। काव्या एक ऐसी स्टेज में थी जहां वो अनकंफर्टेबल होकर भी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। ओम के जाने के बाद भी काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे ओम अब भी उसके साथ हो। वो उसकी उंगलियों का टच भूल नहीं पा रही थी। ओम जितनी ऑकवर्ड सिचुएशन में था, काव्या भी उतनी ही ऑकवर्ड सिचुएशन का शिकार हो चुकी थी। ओम के जाने के बाद काव्या ने थोड़ा पीछे की ओर सरकते हुए अपने आप को मिरर में देखा और खुद को एडमायर करने लगी। कुछ ही सेकंड्स में काव्या ड्रेस चेंज करके चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। उसने देखा कि ओम उससे काफी दूर मॉल में लगी चीजों को देख रहा था। काव्या उसे देखकर ये बात तुरंत समझ गई कि वो भी उस ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद काव्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। काव्या के पास भी ना कहने को कुछ था ना सुनने को। वो भी ओम की तरह ही बिहेव करने लगी। ट्रायल रूम से निकलने के बाद काव्या और भी ड्रेसेस सिलेक्ट करने लगी। ओम के अच्छे खासे पैसे खर्च करने की खुराफात अब भी उसके दिमाग में थी। काव्या ने कुछ 4 से 5 और ड्रेस सिलेक्ट की। उसने वो ड्रेसेस ट्राई भी की, लेकिन इस बार उसने ओम का ओपिनियन नहीं लिया। वहीं ओम भी काव्या से बचने के लिए मेंस सेक्शन में घुस चुका था। वो भी अपने लिए शॉपिंग करने का मन बना रहा था। अरे जब तक वो नहीं आती तब तक मैं क्यों पागलों की तरह खड़े होकर इंतजार करूं? मैं भी कुछ खरीद लेता हूं। खुद से इतना कहते हुए ओम अपने लिए कुछ सूट्स देखने लगा। उसने अपने लिए कुछ 2 सूट्स पसंद किए होंगे। उसके बाद उसने अपने लिए वुडन कलर के शूज का एक शानदार पेयर और गॉगल्स का एक सेट ले लिया। तकरीबन 1 घंटे तक चीजें सिलेक्ट करने के बाद ओम के साथ मौजूद सर्वेंट ने पूरा सामान ट्रॉली में डाला और बिलिंग काउंटर की ओर बढ़ने लगा। डू यू वांट एनीथिंग एल्स सर? या मैं सामान को एंट्री करने के लिए ले जाऊं? नहीं, बस इसकी बिलिंग करा दो। थोड़ा जल्दी करवा दो। ओम की बात सुनते ही सर्वेंट ट्रॉली लेकर वहां से बिलिंग काउंटर की ओर चला गया। ओम वहीं खड़ा होकर सर्वेंट का इंतजार करने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद सर्वेंट दोबारा ट्रॉली लेकर ओम के पास आ गया। एक्सट्रीमली सॉरी सर, पर मेन सेक्शन का बिलिंग काउंटर का मेंटेनेंस चल रहा है। आइए मैं आपका बिलिंग वुमेन काउंटर पर करवा देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद करवा लूंगा, थैंक यू। सर्वेंट से इतना कहकर ओम ने अपने सामान की ट्रॉली उससे अपने हाथों में ले ली और विमेन्स सेक्शन की ओर बढ़ गया। ओम अपना सारा सामान लेकर बिलिंग काउंटर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि काव्या शॉपिंग करते हुए अपनी पूरी ट्रॉली भर चुकी है। काव्या भी अपनी ट्रॉली लेकर बिलिंग काउंटर की ओर जा रही है। अरे इतनी सारी चीजें, इसका दिमाग खराब है क्या? हाँ, हम वहां सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, वहां पर सेटल होने नहीं। खैर, मुझे क्या। मन में बड़बड़ाते हुए ओम अपना सामान लेकर बिलिंग काउंटर की ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचते ही ओम ने अपनी ट्रॉली बिलिंग के लिए दी ही थी कि तभी उसके पास वाले काउंटर पर काव्या आकर खड़ी हो गई। वहां पहुंचते ही काव्या ने ओम को एक लुक दिया और एक एक करके अपना सामान बिलिंग काउंटर पर रखने लगी। काव्या ने एक एक करके कम से कम 8 ड्रेस काउंटर पर रखी। उसके बाद 2 पर्स, उसके बाद काव्या ने 4 फुटवेयर के पेयर्स बिलिंग काउंटर पर रख दिए। ओम अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखे जा रहा था। अब भी काव्या का सामान खत्म नहीं हुआ था। इतना सामान निकालने के बाद भी काव्या को 5 से 7 मिनट और लगे अपनी पूरी ट्रॉली खाली करने में। अपना सारा सामान काउंटर पर रखने के बाद काव्या ने ओम को एक बहुत ही शातिर सा लुक दिया और अपने पर्स से एक क्रेडिट कार्ड निकालकर ओम को दिखाते हुए बिलिंग काउंटर पर देने लगी। वो क्रेडिट कार्ड किसी और का नहीं बल्कि ओम का था, जो उसने पहली मुलाकात पर काव्या को दिया था। अब जब कोई मुझसे बिना पूछे मेरे साथ कुछ भी कर रहा है तो इतना अब तो मेरा भी बनता है। आखिर गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, तुमने तो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, याद है? काव्या ने ओम को सुनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ओम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप सामने की ओर देखने लगा। कुछ ही देर में काव्या ने काउंटर से बिल लिया और उसे अपने पास खड़े ओम के हाथों में थमा दिया। बिल हाथ में आते ही ओम ने तुरंत अपनी नजर बिल के आखिर में दौड़ाई। वो बिल 17 लाख रुपए का था, लेकिन ओम ने उस बिल को देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया। उस बिल को ओम के हाथों में देने के बाद काव्या ओम का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा करो, हम दोनों का पूरा सामान गाड़ी में रख दो।
इतना कहने के साथ ही ओम बिलिंग काउंटर से बाहर निकलने लगा। उसके बाहर निकलने के साथ ही काव्या भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। एक मिनट, तुमने काउंटर पर अपनी शॉपिंग का पेमेंट क्यों नहीं किया? काव्या के इतना कहते ही ओम वहीं पर रुक गया और एक विलन स्माइल देते हुए काव्या की ओर देखने लगा। मैंने पेमेंट इसलिए नहीं की क्योंकि ये पूरा मॉल मेरा है। तो इन शॉर्ट, तुमने मेरे ही मॉल से 17 लाख की शॉपिंग करके मुझे ही फायदा किया है। थैंक्स फॉर बीइंग अ हैप्पी कस्टमर। नहीं चाहिए, लालत है तुझ पर काव्या। काव्या ने अपने पूरे बेड पर वो सारी ड्रेसेस फैला दी थी जिन्हें वो कल ओम के साथ शॉपिंग करके लाई थी। पिछले 1 घंटे से काव्या अपने आप से बड़बड़ाते हुए उन सभी ड्रेसेस में से कोई एक ड्रेस सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ओम ने उसे 11:30 बजे फ्लाइट के लिए रेडी होने को कहा था। सुबह के 10:30 बज चुके थे, लेकिन काव्या अब तक बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। काव्या के सारे कपड़े बेड पर फैले पड़े थे और उसके बदन पर सिवाय अंडरगारमेंट्स के और कुछ नहीं था। काव्या ने बिना टाइम खराब किए वहां मौजूद ड्रेसेस में से एक ड्रेस को उठा लिया। सुबह के 10:30 बज गए काव्या। इसी तरह अगर नखरे करती रही तो अपनी उस नकली बॉयफ्रेंड की उन डरावनी आंखों को देखना पड़ेगा। खड़ूस कहीं का, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे मुझे शॉपिंग मॉल से उठा कर लाया हो। एक बार मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, उसके बाद इस ओम के बच्चे को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी, दिन में जितनी बार उसे मेरा ख्याल आएगा उतनी बार मुझे कान पकड़कर सॉरी बोलेगा। ये जिंदगी भी कोई भला जिंदगी है? कभी किसी और के डर से जियो तो कभी किसी और के। बड़बड़ाते हुए ड्रेस को उठाने के साथ ही काव्या ड्रेसिंग टेबल पर लगे अपने मिरर के सामने चली गई। वहां पहुंचते ही काव्या अपनी ड्रेस पहनने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर कुछ पल के लिए अपने आप पर ठहर गई। काव्या अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। खुद को देखकर काव्या के मन में सिर्फ एक ही ख्याल दौड़ रहा था और वो था ओम का। बीते दिन शॉपिंग करते वक्त चेंजिंग रूम में ओम के साथ बढ़ती नजदीकियों के बाद ओम काव्या के दिमाग में घर कर चुका था। वो चाहकर भी ओम को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी उसे बार बार ओम का ख्याल आ रहा था। यही एक कारण था कि काव्या की पूरी रात सिर्फ और सिर्फ करवटें बदलने में निकल गई। पता नहीं ओम में ऐसा क्या जादू था जो काव्या ना चाहते हुए भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी। शॉपिंग से घर आने के बाद काव्या के दिमाग में अगर कुछ चल रहा था तो वो था ओम का वो टच जो उसने काव्या के बालों को आगे करते वक्त किया था। काव्या अब भी ओम की फिंगर के उस मोमेंट को नहीं भूल पा रही थी जो उसने काव्या के नेक के एक कोने से दूसरे कोने तक किया था। काव्या को ऐसा लग रहा था मानो ओम की उंगलियां अब भी उसकी नेक पर मौजूद हैं। अपने आप को मिरर में देखते हुए ये सब सोचने के बाद काव्या ने एक ठंडी सांस भरी और अपने हाथ में मौजूद ड्रेस को पहनने लगी। काव्या क्रीम कलर के जंपसूट और ब्राउन कलर के जैकेट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कपड़े पहनने के बाद काव्या पूरी तरह से रेडी होकर अपना सारा जरूरी सामान पैक करने लगी जो बिखरा पड़ा था। देखते ही देखते कब 11:30 बज गए पता ही नहीं चला। काव्या अपने सारे काम निपटाकर बैठी ही थी कि उसके फोन पर एक कॉल आने लगा। काव्या ने तुरंत अपना फोन चेक किया। वो कॉल उसके डैड देवेंद्र बख्शी का था। वो अपने डैड से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने तुरंत अपने डैड का कॉल कट कर दिया। आखिर डैड मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो उन्हें मेरी कभी याद नहीं आती। देवेंद्र बख्शी के कॉल ने काव्या को एक चिंता में डाल दिया था, इसलिए कि वो ये समझ पाती कि उसके डैड ने कॉल क्यों किया। काव्या का फोन दोबारा बजने लगा। इस बार कॉल ओम का था। ओम का कॉल देखते ही काव्या ने तुरंत कॉल को कट किया और अपना सारा लगेज लेते हुए अपने फ्लैट से बाहर निकल गई। रूम लॉक करते हुए काव्या जब अपनी बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर आई तो उसने देखा कि वहां एक ब्लैक कलर की डिफेंडर और एक शानदार मर्सिडीज काव्या का वेट कर रही थी। काव्या के बाहर निकलते ही मर्सिडीज से 2 आदमी उतरे और उसका सारा सामान लेकर गाड़ी में रखने लगे। तभी काव्या की नजर डिफेंडर की ड्राइविंग सीट पर पड़ी। ओम खुद उस कार को ड्राइव कर रहा था। काव्या ने कार के पास जाकर पैसेंजर सीट का गेट खोला और अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही दोनों गाड़ियां वहां से निकल गई। ओम और काव्या दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। ना काव्या ने कुछ कहा ना ओम ने। दोनों ही अपने आप में पता नहीं कहां गुम थे। बीते दिन के बाद काव्या का नजरिया ओम को लेकर पूरी तरह बदल चुका था। ओम को देखते ही काव्या की धड़कन अपने आप तेज हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फील कर रही है। ओम को लेकर उसमें एक अजीब किस्म की शर्म आ चुकी थी। वहीं ओम का ध्यान इन सब बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस मकसद के बारे में सोच रहा था जिसे पूरा करने के लिए वो यूरोप जा रहा था। ड्राइव करते हुए ओम ने गाड़ी में रखा अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल करने लगा। उस नंबर पर लगातार बेल जा रही थी लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। ओम ने एक और बार ट्राई किया लेकिन नतीजा वही था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही।
उसने अपना फोन दोबारा रखा और ड्राइव करने लगा। वैसे हमारी फ्लाइट कितने बजे की है? तुमने इस बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। काव्या ने उन दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। उन दोनों के बीच बना हुआ वो ऑकवर्ड साइलेंस अब काव्या की जान ले रहा था। क्या तुम मेरी कोई बॉस हो जो मैं हर चीज तुम्हें बताऊं? ओम ने बहुत ही चिढ़ते हुए कहा। उसे इस कदर बात करता हुआ देख काव्या ने उससे दोबारा कोई बात करने की कोशिश नहीं की। तकरीबन 15 मिनट तक ड्राइव करने के बाद ओम की कार मुंबई एयरपोर्ट के व्हीकल एंट्रेंस पर जाकर रुकी। एंट्रेंस पर चेकिंग करने के साथ ही ओम की कार एयरपोर्ट के अंदर घुस गई। थोड़ी ही दूरी पर चलने के बाद काव्या ने देखा कि उसकी आंखों के सामने रनवे पर एक शानदार व्हाइट कलर का चमचमाता हुआ प्राइवेट जेट खड़ा है। उसे बाहर से देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अंदर से कितना लग्जूरियस होगा। ओम की कार ठीक उस प्राइवेट जेट के पास जाकर रुकी। तुम्हें वाकई में ये लगता है कि मैं किसी फ्लाइट से यूरोप जाऊंगा? काव्या से इतना कहते हुए ओम कार से उतर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। अरे कहाँ बिजी थे आप? मैं कब से आपका कॉल ट्राई कर रहा था। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बी रेडी। ओम ने कॉल कट कर दिया। ओम और काव्या की गाड़ी में से उतरने के साथ ही उनका सारा सामान प्राइवेट जेट में रख दिया गया। ओम के साथ प्लेन में चढ़ते ही काव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने इतना लग्जूरियस प्लेन अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। वो प्लेन चलता फिरता घर था। शानदार बड़े बड़े सोफे से लेकर बेड तक उस प्लेन में सब कुछ मौजूद था। ओम और काव्या के बैठते ही वो प्लेन टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करने के बाद ओम और काव्या ने अपनी अपनी सीट बेल्ट निकाल दिए। अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। हम यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, इसलिए मुझे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जब तक हम यूरोप से वापस नहीं आ जाते तुम मेरे अलावा किसी से भी कांटेक्ट नहीं करोगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम उसका अंजाम जानती हो। ओम ने ठीक अपने सामने बैठी काव्या से कहा। उसकी आंखों में ये बात साफ नजर आ रही थी कि वो इस मामले को लेकर कितना सीरियस है। अब तुम चाहो तो रेस्ट कर सकती हो। हमें पहुंचने में कम से कम 16 घंटे लगेंगे। नहीं, आई एम ऑल राइट हियर। अच्छा, वैसे तुम्हारी और ध्रुव की मुलाकात कैसे हुई? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ओम। वेल, हमारे पास अभी बहुत वक्त है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो। अमर मेरी जान, आखिरकार तुम्हारी शक्ल देखने को मिल ही गई। सारा इल्जाम मुझ पर डालना बंद कर। तुझे ही तेरी फिल्में बनाने से फुर्सत नहीं, तो मैंने तुझे यहाँ दुबई बुला लिया। नहीं तो तू इस जन्म में तो अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाता। अरे नहीं यार, ये सब कुछ काम के कारण होता है, तुझे तो पता ही है। चलो अब रेस शुरू होने वाली है, आओ रेस का साथ में मजा लेते हैं। ये बात 5 साल पुरानी है, जब मैं अपने डैड देवेंद्र बख्शी के साथ उनकी सबसे खास दोस्त अमर सिंह से मिलने के लिए दुबई गई थी। उन्होंने डैड को इनवाइट करके मिलने के लिए बुलाया था। डैड मुझे भी कभी कभी बिजनेस मीटिंग्स में लेकर जाते थे। तो इस बार तूने अपने घोड़े पर कितना पैसा लगाया है अमर? 75 करोड़। तुझे अपने घोड़े पर इतना भरोसा है? रेस हमेशा घोड़े की नहीं, उसे चलाने वाले हाथ में होती है, और मेरा घोड़ा खुद मेरा बेटा चला रहा है। रेस शुरू होने के साथ ही हमारे आसपास मौजूद सभी लोग ध्रुव का नाम लेकर हूटिंग करने लगे। रेस शुरू होने के साथ मुझे समझ नहीं आया कि ध्रुव आखिर है कौन। रेस शुरू होने के कुछ ही देर बाद अचानक एक शानदार ब्राउन कलर का घोड़ा बाकी घोड़ों से आगे निकल आया। तभी मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी जो उस घोड़े को चला रहा था। व्हाइट पैंट और ग्रे पोलो उसके वेल बिल्ड बॉडी पर बहुत सूट कर रहा था। चेहरे पर हेलमेट लगे होने के कारण मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई। उस लड़के के आगे निकलते ही अमर सिंह के साथ मेरे आसपास मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और जोर जोर से हूटिंग करने लगे। उसके घोड़े की स्पीड इतनी कमाल की थी कि वो दूसरे घोड़े को काफी पीछे छोड़ चुका था। देखते ही देखते सभी की नजरें उस एक ही घोड़े पर जाकर टिकी। शानदार टेक्निक और बेहतरीन स्पीड के साथ वो रेस जीत गया। रेस जीतने के साथ ही अमर सिंह मुझे और मेरे डैड को लेकर रेस कोर्स की ओर चले गए। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि रेस जीतने वाला वो लड़का हमारी ओर ही चला आ रहा था। आने के साथ ही उसने अपना हेलमेट निकाला। गोरा रंग, लंबे बाल और डार्क ब्राउन आईज लिए उस लड़के पर मेरी नजर अपने आप ही ठहर गई। ध्रुव वहां सबसे मिल ही रहा था कि तभी उसकी और मेरी नजर टकराई। एक दूसरे पर नजर पड़ते ही हम दोनों में से कोई भी अपनी नजरें हटाने को तैयार नहीं था। तभी हमारी आंखों को डैड ने पकड़ लिया। ध्रुव बेटा, मीट माय डॉटर काव्या। हेलो, माई सेल्फ ध्रुव सिंह शेखावत। हम दोनों के हाथ मिलते ही मेरे डैड ने हमें वहीं अकेला छोड़ने का फैसला किया। अच्छा बेटा, तुम लोग कुछ देर बातें करो, मैं और अमर लोगों से मिलकर आता है। इतना कहते ही डैड और अमर सिंह वहां से चले गए। मुझे नहीं पता था कि देवेंद्र अंकल की इतनी खूबसूरत बेटी भी है, नहीं तो मैं पापा से रिक्वेस्ट करके उन्हें कभी का मिलने बुला लेता। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि हॉर्स रेस इतनी इंटरेस्टिंग होती है, नहीं तो मैं बिना डैड के भी यहाँ आ जाती। मेरे इतना कहते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो, देखकर अच्छा लगा कि कोई और भी इस गेम में इंटरेस्टेड है।
हाँ वो तो है। इनफैक्ट ध्रुव, मैं तो हॉर्स राइडिंग भी सीखना चाहती थी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिलता। इतना कहते ही ध्रुव ने बात को आगे बढ़ाया। वैसे मैं भी थोड़ा बहुत घोड़ा चलाना जानता हूँ, चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं ध्रुव के इशारे को बहुत अच्छे से समझ गई थी। वो मुझसे दोबारा मिलना चाहता था। मैंने कहा ना, मेरे पास टाइम नहीं होता, सो थैंक यू। इतना कहने के साथ ही मैं वहां से निकल गई। मेरे दिमाग में मानो ध्रुव की इमेज छप चुकी थी। उससे मिलने के बाद मेरा मन उस वक्त अपने काबू में नहीं था। उससे मुलाकात के बाद अगले ही दिन हम लोग दोबारा मुंबई आ गए। यहाँ वापस आने के बाद कुछ दिन ही बीते थे कि मेरे फोन पर एक शाम एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, इफ समवन इज फ्री टू लर्न हॉर्स राइडिंग देन आई एम प्रोवाइडिंग फ्री क्लासेस टुडे। वो मैसेज ध्रुव का था। मुझे समझ नहीं आया कि उसे आखिर मेरा नंबर कहाँ से मिला, लेकिन मैं उसका मैसेज देखकर बहुत खुश थी। मैं उससे मिलने के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन उससे मिलने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। मैंने बिना कोई देरी किए ध्रुव से मिलने के लिए हाँ कह दिया और उससे मिलने निकल गई। मैं मुंबई के रेस कोर्स में पहुंची ही थी कि मुझे ध्रुव सामने की ओर उसके घोड़े के साथ नजर आ गया। तो आखिरकार किसी को आज फुर्सत मिल ही गई। मुझे देखते ही ध्रुव ने कहा, हाँ, मैंने सोचा कि जब कोई ठीक ठाक हॉर्स राइडिंग कर ही लेता है और मेरा कोच बटी के लिए एक्साइटेड है, तो क्यों ना उसे एक मौका देकर देखा जाए। मेरी बात सुनते ही ध्रुव एक अदा के साथ मुस्कुरा दिया। उसने मेरे हाथों से मेरा पर्स लिया और उसे साइड में रखते हुए मुझे हेलमेट पहना दिया। तो चलिए फिर आज से शुरू कर ही देते हैं। ध्रुव मुझे घोड़े के पास लेकर गया और ऊपर चढ़ने का इशारा किया। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घोड़े का पैडल ऊपर होने के कारण मैं चढ़ नहीं पा रही थी। तभी ध्रुव मेरे नजदीक आया और मुझे चढ़ने के लिए सपोर्ट करने लगा। उसके नजदीक आते ही मेरी धड़कनें अपनी आप तेज हो जाती थी। मुझे उसके नजदीक रहना अच्छा लगने लगा था। उसके बाद हम लोग लगभग रोजाना हॉर्स राइडिंग सीखने के बहाने मिलते रहे। अरे अरे काव्या, थोड़ा आराम से। अगर तुमने घोड़े पर से थोड़ी भी ग्रिप और लूज की तो वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ध्रुव का चेहरा मेरे कंधे के एकदम नजदीक था और उसके हाथ मेरे हाथों के साथ बेल्ट को पकड़े हुए थे। इसी तरह हॉर्स राइडिंग सीखने का सिलसिला तकरीबन 2 महीने तक चलता रहा। हर रोज मिलने के कारण हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। हमारी एक भी मीटिंग के बारे में न ध्रुव के डैड को मालूम था और न मेरे डैड को। हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। एक भी दिन ना मिलते तो ऐसा लगता मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। हमारी नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे ध्रुव से प्यार हो गया। मैं उसे बेतहाशा चाहने लगी थी। मुझे हर जगह सिर्फ ध्रुव नजर आने लगा था। शुरुआत में ध्रुव मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करता था कि मुझे उसकी दूसरी साइड का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगा। हमें रिलेशनशिप में आए 3 महीने हो चुके थे और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे ध्रुव को लेकर मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया। तब जाकर मुझे पता चला कि ध्रुव को लेकर मैं कितना गलत थी। वो रात मुझे एक वक्त तक मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात लगती थी, लेकिन बाद में जाकर पता चला कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ट्रस्ट मी, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि तुम पर से नजर हटाने को दिल ही नहीं कर रहा। तो मत हटाओ, लेकिन इस भीड़ में अगर तुम्हें किसी ने मुझे इस तरह घूरते हुए देख लिया ना, तो उनके सवालों के जवाब तुम ही दोगे, मैं नहीं। कोई देख भी ले तो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अब पहले जैसी कोई बात नहीं रही। मेरे डैड ये बात जानते हैं कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए तुम्हें बिना कोई चिंता किए इस पार्टी की जगह मुझ पर फोकस करना चाहिए। ध्रुव के डैड का 61st बर्थडे था, इसीलिए उनके बंगले पर ही एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। उस पार्टी में इंडिया के सारे रईस लोग मौजूद थे। पार्टी में मौजूद उस भीड़ के बीच ध्रुव और मैं एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं 10 मिनट में आता हूँ, तुम यही रुकना। इतना कहते ही ध्रुव मुझे पार्टी के बीच में ही छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मैं वहां बहुत अकेला महसूस कर रही थी। सभी अपने आप में बिजी थे, इसलिए बस पार्टी में मैं यहाँ से वहां घूम रही थी। ध्रुव को गए अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, 1st फ्लोर लेफ्ट कॉर्नर रूम, जल्दी से आ जाओ, अ सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि ध्रुव का था। उसका मैसेज देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने अपने आसपास पूरी पार्टी में एक नजर दौड़ाई कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और चुपके से बंगलों के अंदर चली गई। अंदर जाते ही मैंने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जो उस मैसेज में लिखे हुए थे। मैं उस बंगलों के 1st फ्लोर पर मौजूद लेफ्ट कॉर्नर रूम के दरवाजे पर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद इसके पहले कि मैं दरवाजा नॉक करती, मेरे सामने मौजूद वो दरवाजा एक झटके के साथ खुला और किसी ने मुझे अंदर खींच लिया। मैं अचानक बहुत डर गई और मैंने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली। रूम के अंदर पहुंचने के साथ ही जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो ध्रुव मेरी आंखों के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। ध्रुव, मुझे कितनी बुरी तरीके से डरा दिया तुमने। मेरी इस बात का ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे जा रहा था। धीरे धीरे ध्रुव मेरे और भी नजदीक आने लगा
मैं उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। ध्रुव की बढ़ती नजदीकियों के साथ ही मेरे अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। उस दिन के पहले ध्रुव और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ध्रुव, अब बस भी करो, अगर कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर गड़बड़ होती है तो हो जाए, मुझे इस बात का कोई डर नहीं। इतना कहते हुए ध्रुव मेरे और भी नजदीक आ गया। मैं चाहकर भी ध्रुव को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन ध्रुव, तुम मेरी बात तो सुनो। इसके पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, ध्रुव ने अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिया। उसके किस करते ही मानो मेरी दुनिया वहीं की वहीं थम गई। सब कुछ ध्रुव में आकर सिमट गया था। वो मेरी जिंदगी की पहली किस थी। ध्रुव के इस तरह मुझे किस करने के बाद मेरा भी मन अब बहकने लगा था। पहले तो मैंने ध्रुव को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं खुद इतनी मदहोश हो चुकी थी कि मैंने अपने आप को ध्रुव की बाहों में छोड़ दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगी। हम दोनों बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके थे। कुछ ही देर में ध्रुव ने अपने होठों को मेरे होठों पर से हटाकर मेरी गर्दन पर रख दिया। मेरे टॉप के स्ट्रिप को नीचे करते हुए ध्रुव मुझे नेक से लेकर शोल्डर तक बेतहाशा चूमे जा रहा था। इस तरह किस करने के साथ ही उसने मुझे अपनी गोद में उठाया और बेड तक ले गया। बेड तक ले जाते ही ध्रुव ने मुझे उसके बेड पर फेंका और मुझे चूमने लगा। ध्रुव, आर यू रियली श्योर अबाउट इट? मैंने ध्रुव को रोकते हुए पूछा। ध्रुव, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किसी को इतना नजदीक आने का मौका दिया है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम कैसी बातें कर रही हो काव्या? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। इतना कहने के साथ ही ध्रुव अपनी सारी सीमाओं को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। मैं उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि मैंने उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो मैंने ध्रुव से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम दोनों के फिजिकल हो जाने के बाद ध्रुव अचानक से उठकर दोबारा रेडी होने लगा। तुम्हें एकदम से क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्यों, पार्टी में नहीं चलना क्या? पहले ही काफी लेट हो चुका है। ध्रुव ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा। वो पहले के मुकाबले बहुत रूड साउंड कर रहा था। हमारे फिजिकल हो जाने के बाद ध्रुव का बिहेवियर अचानक से पूरी तरह बदल गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझसे इतना रूडली बात करेगा। ध्रुव, प्लीज ना, यहाँ मेरे पास आओ। आई वॉन्ट अ हग। काव्या, मैंने कहा ना, हम लेट हो चुके हैं। नीचे डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जा रहा हूँ, तुम भी कपड़े पहनकर नीचे आ जाना। इतना कहने के साथ ही ध्रुव उस कमरे से बाहर हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा था। ध्रुव के उस बिहेवियर ने मुझे पूरी तरह हिला कर रख दिया। उसके बाद जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते गए, ध्रुव का बिहेवियर और बेकार होता गया। उसके बाद धीरे धीरे जाकर मुझे ध्रुव की सारी हरकतों के बारे में पता चलने लगा। वो चुप चुप कर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। मैंने कई बार उसका फोन चेक करने की भी कोशिश की, लेकिन उसे लेकर भी हमेशा हमारे बीच झगड़ा ही हुआ। कुछ वक्त के बाद तो उसने अपनी सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। वो खुल्लम खुल्ला लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगा। मैं उसे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसकी सारी गलतियों को इग्नोर करती चली गई। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए उसने मेरी परवाह करना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन मैंने फैसला लिया। काफी लंबे समय से ध्रुव मुझे चीट करते हुए किसी दूसरी लड़की को भी डेट कर रहा था। मुझे इसकी भनक तो नहीं थी, पर मैं इतना श्योर थी कि मेरे अलावा उसकी लाइफ में कोई और तो है। ये बात लास्ट ईयर की है, जब ध्रुव को एक बहुत बड़ा झगड़ा करने के बाद मुझ पर बहुत प्यार आया। उसने मुझे एक रोज होटल बुला लिया। मैं उसके प्यार में पागल उठकर चली गई। मुझे ये बात पहले से पता थी कि उसे मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। उसे सिर्फ मेरी फिजिकल नीड थी और कुछ नहीं। होटल पहुंचने के बाद वही हुआ जो हर बार होता था। मेरे साथ फिजिकल होने के बाद ध्रुव एक गहरी नींद में सो गया। मुझे उस पल का ही इंतजार था। मैं पहले से सोच कर गई थी कि मैं आज ये पता लगा कर ही रहूंगी कि वो लड़की कौन है। मैंने फोन कॉल्स की हिस्ट्री के साथ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी निकालना शुरू किया। मुझे पता था कि ध्रुव नशे में था, इसीलिए वो कुछ घंटे तो नहीं उठने वाला। लेकिन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग खोलने के बाद जो मुझे मिला, उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैंने ध्रुव और उसके डैड की रिकॉर्डिंग ओपन कर ली। हेलो ध्रुव, तुम अपनी अय्याशियों पर कब ब्रेक लगाओगे? मुझे सब पता है तुम अभी कितनी लड़कियों के साथ उस होटल के कमरे में पड़े हो। सॉरी डैड, मैं घर ही आ रहा हूँ। कुछ काम है क्या? तुम मुझे ये बताओ कि देवेंद्र बख्शी की बेटी काव्या का क्या हुआ? वो तुम्हारे जाल से छूट तो नहीं गई? नहीं डैड, सब कुछ कंट्रोल में है, डोंट वरी। एक बात ध्यान से सुन लो, किसी भी कीमत पर तुम्हें देवेंद्र की बेटी से शादी करनी ही है। आखिर इतने साल से दोस्ती मैं यूं ही निभाते नहीं आ रहा हूँ। इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनिंग कंपनी का मालिक है वो। शादी के बाद वो सब हमारा होगा, इसलिए गलती से भी वो लड़की हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। उस दिन जाकर मुझे पता चला कि ध्रुव सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे के पीछे था। उसे ये बात नहीं पता थी कि मेरी उस घर में क्या हैसियत थी, और मैंने उसकी गलतफहमी को क्लियर करना भी नहीं चाहा।
मुझे लगा था कि शायद मेरा प्यार उसे सुधार देगा, लेकिन मैं गलत थी। फिर उसने मुझे एक ऐसा धोखा दिया जो मैं सह नहीं पाई। मुझे पता चला कि वो मेरी छोटी बहन नैनिका को डेट कर रहा है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड और मेरी बहन दोनों ने धोखा दिया था। इसीलिए मैं मेरी बहन नैनिका से झगड़ा करने उस रात बार में पहुंच गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। काव्या की पूरी बात सुनने के बाद ओम गहरी सोच में डूब गया। उसे देखकर लग रहा था मानो वो कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हो। इसके पहले कि वो कुछ कहता, काव्या की नजर जेट के बाहर पड़ी। ओम, आर यू सीरियस? क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है? सीरियसली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं? हाँ, अब इस तरह मुंह फाड़ना बंद करो और हाँ, ऐसे झूठ की आदत डाल लो। हमें कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। काव्या विंडो के बाहर देखने में ही इतनी ज्यादा मग्न थी कि उसका ओम की बात पर ध्यान ही नहीं था। उसकी नजरें उन नजारों को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे जर्मनी को बर्फ की एक मोटी चादर ने ढक लिया था। ये नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। तभी काव्या की नजर उस चीज पर पड़ी जिसे उसने आज तक सिर्फ फोटो में ही देखा था, जर्मनी का कोलोन कैथेड्रल। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जेट उसी के ऊपर से गुजर रहा था। गिरती बर्फ के रुई की तरह दिखने वाले टुकड़ों के साथ वो जगह एक अलग ही सुकून दे रही थी। कुछ ही देर में ओम का जेट उस शहर के एयरपोर्ट पर जा पहुंचा। ये आखिर मुझसे चाहता क्या है? इतनी दूर लेकर आ गया मुझे और मेरा फोन भी बंद करवा दिया। इसका क्या मकसद हो सकता है? अब क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? हाँ, दिखाई नहीं देता कि हम पहुंच गए हैं। पता नहीं क्या सोच रही हो। चलो। काव्या को डांटने के बाद ओम जेट से नीचे उतरने लगा। वहां कुछ आदमी सूट पहने उसका इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से वो उन दोनों को ट्रीट कर रहे थे, उसे देखकर ये बात साफ मालूम पड़ रही थी कि ओम उनका बॉस है। नीचे उतरते ही काव्या ने देखा कि एक ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर पास ही खड़ा था। काव्या वहां का माहौल देखकर सरप्राइज रह गई। कई सारे लोग ओम और उसे घेरे खड़े थे। काव्या ओम को जितना समझ रही थी वो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा आदमी निकला। ओम ने उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया, लेकिन काव्या टस से मस नहीं हुई। ओम को गुस्सा आ गया और वो दंदनाता हुआ काव्या के पास गया। What the hell is wrong with you? एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहना है क्या? अब जल्दी चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? बस नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। देखो काव्या, बकवास मत करो। हमें हेलीकॉप्टर से ही जाना होगा, तो चुपचाप चलकर अंदर बैठो। इन सब चीजों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें सुना ही नहीं देता? बहरे हो तुम? मैंने कहा ना कि मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगी। काव्या, बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे हेलीकॉप्टर से क्या परेशानी है तुम्हें? अब इस खड़ूस को कैसे बताऊं कि मुझे हेलीकॉप्टर में बैठने से डर लग रहा है। प्रॉब्लम? मुझे भला प्रॉब्लम क्या होगी? बस मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें डर लग रहा है? बहुत बहादुर बनती हो ना। अब बैठ के दिखाओ। हाँ, उसमें क्या है, लेकिन हम किसी और चीज से नहीं जा सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ हमें जाना है ना वहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर जाते हैं। इसलिए चुपचाप चलो और अंदर बैठ जाओ, इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। यहाँ तमाशा बनाना बंद करो काव्या। ओह माय गॉड, पता नहीं आज क्या होगा। अगर डर के मारे मैं बेहोश हो गई तो, या मुझे हार्ट अटैक आ गया तो? तेरे पास कोई रास्ता नहीं है काव्या। अब जो होगा देखा जाएगा। अपने आप को कन्विंस करते हुए काव्या अपने लड़खड़ाते कदमों से हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठने लगी। काव्या के बैठते ही ओम भी हेलीकॉप्टर में बैठ गया और गेट बंद कर लिया। उनके बैठते ही हेलीकॉप्टर वहां से रवाना होने लगा। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर एक हाइट पर जाता जा रहा था, काव्या की धड़कनें तेज होती जा रही थी। काव्या घबराहट के कारण नीचे देखने से डर रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसकी नजर घूम फिरकर नीचे चली ही जाती। उसे दोनों हाथों से अपनी सीट को बहुत टाइट जकड़ा हुआ था। वो अपनी सारी हरकतों को ओम की नजरों से बचा रही थी, लेकिन ओम को सब कुछ नजर आ रहा था। वो भी देखना चाहता था कि आखिर कब तक काव्या अपने आप को इस तरह संभाल पाती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर अपने मैक्सिमम हाइट पर गया, काव्या के सब्र का बांध टूट गया और काव्या ने चीखते हुए ओम का हाथ पकड़ लिया। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बेहोश होने वाली हूँ। इतनी ऊपर उड़ाना जरूरी है क्या? तुम थोड़ा नीचे नहीं उड़ा सकते? पायलट, हेलीकॉप्टर को नीचे करो जल्दी। इतना कहते ही काव्या की नजर गलती से नीचे की ओर पड़ गई। जैसे ही उसने अपने आप को इतनी ऊंचाई पर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। काव्या तुरंत उठकर ओम की गोद में जाकर बैठ गई और उसे बहुत कसकर जकड़ लिया। काव्या के इस तरह अपनी गोद में आकर बैठ जाने से ओम थोड़ा हिचकिचा गया। वो काव्या को अपने ऊपर से हटाना चाहता था, लेकिन वो करता भी कैसे? काव्या बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। ओम नहीं चाहता था कि काव्या को कोई भी तकलीफ महसूस हो। उन दोनों को देखकर लग रहा था मानो वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर पूरे शहर को क्रॉस करते हुए समंदर के ऊपर उड़ने लगा। हेलीकॉप्टर थोड़ी एक खूबसूरत से आइलैंड की ओर जा रहा था। देखते ही देखते वो लोग आइलैंड के एकदम नजदीक पहुंच गए। उस बेहद छोटे से आइलैंड पर एक शानदार सा विला बना हुआ था।
अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस पूरे आइलैंड पर सिवाय मेरे और तुम्हारे कोई नहीं होगा और ना ही कोई आ सकता है। मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। मैं बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, गलती से भी मेरी जगह किसी और का कॉल मत अटेंड करना। काव्या को अब उस पूरे आइलैंड पर अकेले रहने का डर सताया जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ओम की बात सुनकर उसने धीरे से हामी में सिर हिलाया और हेलीकॉप्टर के रुकने का इंतजार करने लगी। कुछ ही सेकंड्स में हेलीकॉप्टर जाकर उस आइलैंड पर विला के सामने बने हेलीपैड पर जाकर टिक गया। ओम ने काव्या को बड़ी ही सावधानी से नीचे उतारा और दोबारा जाकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गया। उसके निकलते ही मैंने काफी देर तक वहीं कर ओम को जाते हुए देखा और फिर धीरे धीरे उस विला के अंदर जाने लगी। वहीं दूसरी ओर ओम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर दोबारा किनारे की ओर चला गया। वहां पर तकरीबन 20 गाड़ियों की एक लंबी कतार उसका इंतजार कर रही थी। हेलीकॉप्टर जाकर किनारे पर टिका और ओम तेजी से उतरता हुआ उन सभी गाड़ियों के बीच मौजूद एक लंबी सी शानदार कार की ओर चला गया। उसके पहुंचते ही कार का गेट खुला और ओम जाकर अंदर बैठ गया। उसके सामने एक आदमी गोरा स्किन टोन और वाइट बाल लिए सूट पहनकर बैठा था। उस आदमी को देखकर ओम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वर्मा अंकल, आपको मैंने बहुत मिस किया। आप कैसे हैं? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।